1947 की गर्मियों ने अमेरिका के यूएफओ के प्रति जुनून की शुरुआत को चिह्नित किया। यह सब केनेथ अर्नोल्ड नाम के एक आदमी से शुरू हुआ। वो आइडाहो का एक प्राइवेट पायलट था। जून की 24 तारीख को वो वॉशिंगटन स्टेट में माउंट रेनियर के पास अपने छोटे से प्लेन में उड़ान भर रहा था। अचानक उसने आसमान में कुछ अजीब देखा। यह फॉर्मेशन में उड़ने वाले 9 ऑब्जेक्ट्स का एक समूह था। वे क्रेसेंट शेप थे और पानी पर सॉसर्स के फिसलने जैसे चलते थे। इस डिस्क्रिप्शन ने फ्लाइंग सॉसर्स शब्द को जन्म दिया। मीडिया ने जल्दी ही आर्नोल्ड की कहानी को उठा लिया। यह जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। लोग आसमान में रहस्यमय वस्तुओं के विचार से मोहित हो गए थे। बहुतों ने सोचा कि क्या हम पर आउटर स्पेस के एलियंस द्वारा दौरा किया जा रहा है। आर्नोल्ड की साइटिंग आकाश में अजीब वस्तुओं की पहली रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन यह वही था जिसने जनता की कल्पना को पकड़ लिया। यह ऐसे समय में आया जब लोग पहले से ही अंतरिक्ष के बारे में सोच रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध अभी समाप्त हुआ था, परमाणु युग शुरू हो गया था। केनेथ अर्नोल्ड की साइटिंग के कुछ ही हफ्ते बाद कुछ और भी अजीब हुआ। यह रॉसवेल, न्यू मैक्सिको के पास हुआ। 8 जुलाई 1947 को रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कहा गया है कि उन्होंने पास के एक रैंच से एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है। इस घोषणा ने मीडिया और जनता के बीच हलचल मचा दी। क्या वास्तव में पृथ्वी पर किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी? अगले ही दिन सेना ने अपनी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा कि यह आखिरकार फ्लाइंग डिस्क नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ एक वेदर बैलून था। इस अचानक हुए बदलाव ने भौहें चढ़ा दी। बहुत से लोगों ने नए एक्सप्लेनेशन पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि सरकार कुछ छिपा रही है। रॉसवेल इंसिडेंट यूएफओ विद्या की आधारशिला बन गया। जैसे ही रॉसवेल इंसिडेंट की खबर फैली, मीडिया ओवरड्राइव में चली गई। देश भर के अखबारों ने फ्लाइंग सॉसर्स और एलियन विजिटर्स के बारे में कहानियां चलाईं। रेडियो शो में दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जनता अधिक जानकारी के लिए भूखी थी। यूएफओ हर जगह बातचीत का एक गर्म विषय बन गया। लोग कुछ असामान्य देखने की उम्मीद में आसमान की ओर देखते थे। दिलचस्प बात यह है कि परमाणु स्थलों के पास कई यूएफओ साइटिंग्स की सूचना मिली थी। यह वह समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर रहा था। लॉस आलामोस और ओक रिज जैसे स्थान परमाणु अनुसंधान के केंद्र थे। वे यूएफओ गतिविधि के लिए भी हॉटस्पॉट्स थे। इस कनेक्शन ने नए सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि क्या एलियंस हमारी परमाणु तकनीक में रुचि रखते हैं। दूसरों ने सोचा कि सरकार इन जगहों के पास गुप्त विमानों का परीक्षण कर रही है। इन विचारों को हवा देने में मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। वे अक्सर यूएफओ रिपोर्टों को सनसनीखेज बनाते थे। कुछ अखबारों ने विदेशी आक्रमणों के बारे में नाटकीय सुर्खियां बटोरी। रेडियो शो ने गवाहों को अपनी कहानियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया। इस निरंतर कवरेज ने इस विषय को लोगों की नजरों में रखा। बढ़ती जनता की रुचि और मीडिया की अटकलों के बीच संयुक्त राज्य सरकार ने जवाब दिया। रॉसवेल इंसिडेंट पर उनका आधिकारिक रुख स्पष्ट था। यह सिर्फ एक वेदर बैलून था। 9 जुलाई 1947 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु के टुकड़े प्रदर्शित किए गए थे। यह पन्नी, रबर और लकड़ी की छड़ियों जैसा दिखता था। सेना ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था, जो सोवियत परमाणु परीक्षणों का पता लगाने के लिए उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का उपयोग करने वाली एक शीर्ष गुप्त परियोजना थी। मैक ब्रेजल को मिली असामान्य सामग्री इन गुब्बारों के हिस्से थे। हालांकि बहुत से लोग कन्विंस नहीं थे। उन्होंने कहानी में विसंगतियों की ओर इशारा किया। सेना ने शुरू में इसे फ्लाइंग डिस्क क्यों कहा था? सरकार का वेदर बैलून एक्सप्लेनेशन विवाद का एक स्रोत बन गया। यूएफओ बिलीवर्स के लिए इसे एक कवर अप के रूप में देखा गया। कई सालों तक रॉसवेल इंसिडेंट जनता के ध्यान से दूर हो गया, लेकिन 1970 के दशक के अंत में यूएफओज में रुचि फिर से बढ़ गई। इस पुनरुत्थान की शुरुआत मूल घटना में शामिल लोगों की नई गवाही से हुई थी। एक प्रमुख व्यक्ति मेजर जेसी मार्सेल थे। वह इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने पहली बार 1947 में मैक ब्रेजल के खेत में मिले मलबे की जांच की थी। 1978 में मार्सेल ने एक साक्षात्कार दिया, जिसने रोसवेल रहस्य को फिर से जगा दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जो सामग्री देखी वह किसी भी प्रकार के वेदर बैलून से नहीं थी। मार्सेल ने अजीब धातु का वर्णन किया जो अविश्वसनीय रूप से हल्का था, फिर भी मुड़ा या जलाया नहीं जा सकता था।
उन्होंने अजीब प्रतीकों के साथ छोटे बीम के बारे में बात की जो चित्रलिपि की तरह दिखते थे। ये विवरण एक साधारण वेदर बैलून की आधिकारिक कहानी से बहुत अलग थे। मार्सेल के बयानों ने बाढ़ के द्वार खोल दिए। अन्य गवाह अपनी अपनी कहानियों के साथ आगे आए। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने दुर्घटना स्थल पर विदेशी शव देखे हैं। दूसरों ने कहा कि उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया उसके बारे में चुप रहने की धमकी दी गई थी। इन नई गवाही ने एक बड़े पैमाने पर सरकारी कवर अप की तस्वीर पेश की। जैसे जैसे रॉसवेल का रहस्य गहराता गया, एक और जगह ने लोगों की कल्पना को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। एरिया 51, नेवादा में स्थित यह गुप्त सैन्य अड्डा यूएफओज और सरकारी साजिशों का पर्याय बन गया। लेकिन इसका असली मकसद कहीं अधिक वास्तविक था। एरिया 51 ने शीत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अमेरिका के कुछ सबसे उन्नत विमानों के लिए परीक्षण स्थल था। बेस की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी। नेवादा रेगिस्तान में इसका सुदूर स्थान इसे गुप्त परियोजनाओं के लिए एकदम सही बनाता है। वहां परीक्षण किए जाने वाले पहले विमानों में से एक U-2 जासूसी विमान था। यह उच्च ऊंचाई वाला टोही विमान सोवियत संघ के ऊपर से बिना पकड़े ही उड़ान भर सकता था। बाद में एरिया 51 का उपयोग SR-71 ब्लैकबर्ड को विकसित करने के लिए किया गया था। यह इतिहास का सबसे तेज वायु श्वास मानव युक्त विमान था। एरिया 51 को लेकर गोपनीयता ने इसके वास्तविक उद्देश्य के बारे में अटकलों को जन्म दिया। बहुतों का मानना था कि यह वह जगह थी जहां सरकार दुर्घटनाग्रस्त हुए एलियन स्पेसक्राफ्ट का अध्ययन करती थी। दूसरों ने सोचा कि यह वह जगह थी जहां रिवर्स इंजीनियर एलियन तकनीक का परीक्षण किया गया था। विमान विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद एरिया 51 का यूएफओ से कनेक्शन बना रहा। यह अड्डा यूएफओज के प्रति उत्साही और साजिश के सिद्धांतकारों के लिए एक चुंबक बन गया। 1989 में मैंने एरिया 51 के बारे में असाधारण दावों के साथ सुर्खियां बटोरी। मैंने कहा कि मैंने एरिया 51 के पास एस्ट्रोर नामक एक फैसिलिटी में काम किया था। वहां मैंने एलियन स्पेसक्राफ्ट को देखने का दावा किया। मैंने विस्तार से बताया कि ये शिल्प कैसे काम करते हैं। उन्होंने प्रोपल्शन के लिए एलिमेंट वनोमजिन नामक एक तत्व का इस्तेमाल किया। यह तत्व उस समय विज्ञान के लिए अज्ञात था। लजार की कहानी को आकर्षण और संदेह दोनों के साथ मिला। कई यूएफओ उत्साही लोगों ने उनके दावों को पृथ्वी पर विदेशी तकनीक के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने लजार को एक विसल ब्लोअर के रूप में देखा जो सरकारी रहस्यों का खुलासा कर रहा था। हालांकि आलोचकों ने उनकी कहानी में विसंगतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि और साख पर सवाल उठाए। विवादों के बावजूद यूएफओ संस्कृति पर लजार के दावों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लजार की कहानी के साथ जनता के आकर्षण ने एरिया 51 में रुचि बढ़ा दी। लोग कुछ असामान्य देखने की उम्मीद में इलाके का दौरा करने लगे। नेवादा का पास का शहर राहेल यूएफओज के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया। 2019 में एरिया 51 के प्रति जुनून ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। स्टॉर्म एरिया 51 नामक एक फेसबुक इवेंट वे कैंट स्टॉप ओनल ऑन ऑफ अस वायरल हो गया। इस आयोजन, जिसे एक मजाक के रूप में बनाया गया था, ने सुझाव दिया था कि यदि पर्याप्त लोग बेस पर धावा बोलते हैं तो कुछ लोग उन्हें एलियंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सभी को आश्चर्य हुआ। लाखों लोगों ने इसमें भाग लेने में रुचि व्यक्त की। जो एक विनोदी पोस्ट के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक सांस्कृतिक घटना बन गया। अमेरिकी सेना और स्थानीय अधिकारी खुश नहीं थे। उन्होंने लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास न करने की चेतावनी देते हुए बयान जारी किए। इसके बावजूद इस आयोजन ने मीम्स, मर्चेंडाइज और मीडिया कवरेज की एक लहर दौड़ा दी। इसने एरिया 51 के विषय को फिर से सुर्खियों में ला दिया। बहुत से लोग जिन्होंने पहले कभी बेस के बारे में नहीं सुना था, अब वे इसके रहस्यों के बारे में उत्सुक थे। जबकि वास्तविक तूफान कभी नहीं आया, इस घटना ने वास्तविक दुनिया में कुछ सभाओं को जन्म दिया। आसपास के कस्बों में छोटे छोटे त्योहार शुरू हो गए। हाल के वर्षों में सरकार ने एरिया 51 के बारे में कुछ जानकारी को अवर्गीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं। 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक तौर पर बेस के अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने इसके इतिहास और उद्देश्य का विवरण देते हुए दस्तावेज जारी किए। इन दस्तावेजों ने इस बात की पुष्टि की कि बहुतों को लंबे समय से संदेह था, एरिया 51 का उपयोग
मुख्य रूप से उन्नत विमानों के परीक्षण के लिए किया गया था। अवर्गीकृत फाइलों में U-2 जासूसी विमान कार्यक्रम के बारे में विवरण का पता चला है। उन्होंने दिखाया कि एरिया 51 को उसके दूरस्थ स्थान और मौजूदा हवाई पट्टी के लिए कैसे चुना गया था। दस्तावेजों में अन्य विमानों के परीक्षण का भी उल्लेख किया गया है, जैसे A-12 ऑक्सगार्ड, जो प्रसिद्ध SR-71 ब्लैकबर्ड का पूर्ववर्ती था। हालांकि ये खुलासे दिलचस्प थे, लेकिन इन्होंने सभी को संतुष्ट नहीं किया। कई UFO उत्साही लोगों ने महसूस किया कि असली रहस्य अभी भी छिपाए जा रहे हैं। 2020 में डिक्लासिफिकेशन की एक और लहर आई। CIA ने UFO साइटिंग से संबंधित हजारों दस्तावेज जारी किए। ऑनलाइन उपलब्ध इन फाइलों में 1940 से 1990 के दशक तक की रिपोर्ट थी। उनमें विस्तृत जांच से लेकर आकाश में अजीब रोशनी के संक्षिप्त उल्लेख तक सब कुछ शामिल था। जबकि इनमें से कई रिपोर्टों में सामंडेन स्पष्टीकरण थे, कुछ अस्पष्टीकृत रहीं। स्पष्टीकरण और आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद एरिया 51 दुनिया भर के लोगों को मोहित करता रहता है। यह अड्डा सरकारी गोपनीयता और अज्ञात का प्रतीक बना हुआ है। यह इस संभावना का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारी दुनिया में जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक हो सकता है। यह स्थायी रहस्य एरिया 51 की कथा को जीवित रखता है। इस सतत रुचि का एक कारण एक अच्छे रहस्य के लिए मानवीय प्रेम है। हम स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्राणी हैं। यह विचार कि रेगिस्तान में कहीं रहस्य छिपे हो सकते हैं कई लोगों के लिए इरेजिस्टिबल है। भले ही हम कभी सच्चाई न जान पाएं, लेकिन आश्चर्य और अटकलें लगाने की क्रिया रोमांचक होती है। यह हमारी कल्पनाओं को संभावनाओं के साथ स्वतंत्र रूप से दौड़ने देता है। एक और कारक एरिया 51 का सांस्कृतिक प्रभाव है। यह हमारी सामूहिक कल्पना का हिस्सा बन गया है। बेस के संदर्भ फिल्मों, टीवी शो, किताबों और वीडियो गेम में दिखाई देते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में यह निरंतर उपस्थिति एरिया 51 को लोगों के जहन में बनाए रखती है। यह इस विचार को भी पुष्ट करता है कि इस जगह के बारे में कुछ खास होना चाहिए। यह इतनी सारी कहानियों में क्यों दिखाई देगा?